Good morning friends, good morning to everyone. Okay, hello everyone. As far as our discussion is concerned, आप सबको पता है कि अभी तक मतलब लास्ट लेक्चर तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, राइट। अब अगर हम उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करें, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया है, राइट, तो हमने उस चैप्टर में ओवरऑल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेल क्या होती है, ओके, सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेल कितने टाइप की होती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और हमने फिर डिटेल्ड में पूरा डिस्कशन किया सिर्फ कौन सी सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। मतलब हमने ये पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें से हर एक ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका रिलेटेड फंक्शन क्या है। तो इस तरह से हमने ओवरऑल चीज़ जो लास्ट चैप्टर में पढ़ी वो ये कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसे चलता है। समझ में आई ना बात? सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के इंटरनल कंटेंट्स क्या क्या है, और उनमें से हर एक कंपोनेंट कौन कौन सा काम करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए काम करता है और रिलेटेड काम करता है, जैसे कि अगर रिकॉल करो तो ग्लाइकोसिलेशन जैसे, मतलब प्रोटीन्स पे कार्बोहाइड्रेट अटैच करने का काम, लिपिड्स पे कार्बोहाइड्रेट अटैच करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम, रेस्पिरेशन से रिलेटेड काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस जैसा काम क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक तरह का प्लास्टिड है, याद करो, सब याद आ रहा होगा, वो करता है ना। सेल मेम्ब्रेन चीज़ों के आवागमन को, एंट्री एंड एग्जिट को रेगुलेट करने का काम करती है सेल के अंदर और बाहर, और साथ ही साथ वो सेल को एक प्रॉपर शेप में रखने का काम करती है, जबकि सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। फ्लैजेला या सिलिया मूवमेंट जैसे एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या सेल की मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर स्पिंडल एपरेटस बनाने के काम आता है, जो सेल डिवीजन के लिए काम करेगा। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जिसकी वजह से पूरी सेल की हर एक एक्टिविटी चलती है। तो देखो, ये सारे जो डाइवर्स काम है वो सेल में प्रेजेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसी की सारी डिटेल्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो यू शुड रीड देम ऑल so that the concept of cell organization will be concrete in your mind. Getting the thing? Now, as far as next discussion is concerned, हम अब शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है as you can see on the board, morphology of the flowering plants. Getting the thing? What we are going to start with as a chapter now, we are going to start with a very important chapter, belongs to botany. If you see, it is a chapter that is related to plants, right? Why I have chosen this chapter? There is a story or there is a philosophy behind it. First of all, it is about plants, and plants के बारे में हमको जनरल जानकारी होती है तो हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, right? And as we are meeting online, we are not meeting face to face, at least for now. So it is better to go for those chapters which you can understand in a better manner in an online way, right? तो इसीलिए हम चैप्टर उस प्रकार से चूज कर रहे हैं जो आपको इस माध्यम से समझ में आए. That's the reason for selection of this chapter, that is morphology of flowering plants. As it is related to plants, it is more relatable to you. Getting the thing? Okay. So to start with, we always start with name of the chapter. What is the name of chapter? Morphology of flowering plants. अब इसका मतलब क्या? What is the meaning of morphology? That we need to understand first. Morphology. देखो, थोड़ा बहुत
अगर ध्यान दो इस पर्टिकुलर वर्ड पे, तो ये लॉजी मतलब क्या? साइंस, है ना। किसी चीज को पढ़ने का एक ब्रांच होता है, बराबर ना। जैसे बायोलॉजी मीन्स व्हाट? अ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। हमने अभी रिसेंटली जो चैप्टर कंक्लूड किया, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल इज व्हाट यू कॉल साइटोलॉजी, है ना। जूओलॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ animals, the science that deals with the study of animals, that is zoology. Kind of thing is morphology, ये भी किसी ना किसी चीज को स्टडी करने वाला साइंस है। तो टिपिकल मैनर में अगर हम मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करें, अगर हम टिपिकल सेंस में मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन बनाए, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि इट इज अ branch of science, आर्ट्स या कॉमर्स तो है नहीं, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस of an organism. See this, it is a branch of science that deals with study of external appearance of an organism. Now what do you mean by external appearance? सिंपल है, जो दिखता है उसकी स्टडी। एक फर्ज के तौर पे मैं बताऊं, क्या हमारी अगर बात करें तो हमारा लीवर हमको एक्सटर्नली दिखता है? क्या हमारा हार्ट हमको एक्सटर्नली दिखता है? क्या हमारे फेफड़े लंग्स हमको एक्सटर्नली दिखते हैं? क्या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हमको एक्सटर्नली दिखती है? जवाब है नहीं, ना, नो, सिंपल। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज दे आर नॉट एक्सटर्नल, दे आर इंटरनल, राइट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी अलग, उसको एनाटॉमी कहते हैं, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी अलग, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इतना बेसिक फैक्ट तुम पहले समझो कि मॉर्फोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मुझे दिखता है कि मेरे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, जैसे कि मुझे दिखता है कि मेरे चेहरे में एक नाक, 2 कान और 1 मुंह और 2 आंखें हैं, राइट। जैसे कि मुझे दिखता है कि सिर पे जनरली बाल होते हैं, जनरली बोलना ज़रूरी है, राइट। जैसे कि मुझे दिखता है कि मेरे पास 2 पैर है, तुम्हारे पास भी है, राइट। तो ये सारे जो फीचर्स है, चाहे बाल हो, चाहे बालों का कलर हो, राइट, चाहे बालों का टाइप हो, चाहे नाखून हो, नाखून का शेप हो, चाहे नंबर ऑफ फिंगर्स हो, चाहे नंबर ऑफ लेग्स हो, चाहे साइज और लेंथ ऑफ हैंड्स एंड लेग्स हो, ये कैसे फीचर्स है बेटा? ये वो फीचर्स है जिनको स्टडी करने के लिए हमको ऑर्गेनिज्म के अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक्सटर्नली ये सारे फीचर्स दिखते हैं, और इन्हीं फीचर्स की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। यू सी, गेटिंग द सिंपल एंड elaborate description of morphology, I am convinced कि I am successful in describing what morphology is. There is no simple thing than this, कि भाई जो जैसा दिखता है उसके बाहरी रूप को स्टडी करने वाला साइंस, दैट इज व्हाट यू कॉल मॉर्फोलॉजी, राइट। तब मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब एग्जैक्टली किस चीज को स्टडी करना? तो देखो, एक्सटर्नल अपीयरेंस को स्टडी करना मतलब किन चीजों को स्टडी करना? फॉर्म, शेप, साइज, नंबर,
एटसेट्रा। ये कैसे फीचर्स है? फॉर्म, शेप, साइज, नंबर, ये वो फीचर्स है जो एक्सटर्नली दिखते हैं। इवन कलर एटसेट्रा। सो सी, it is a branch of science that deals with study of external appearance or external features like form, shape, size, number, color, okay, or organization means interconnections, like this hand is interconnected to this part, right? So इन सारे फीचर्स की स्टडी करने वाला साइंस मतलब मॉर्फोलॉजी, okay, and even variations in these features, मतलब variation in form, variation in shape, variation in size, variation in number, variation in color, and variation in organization. These features are external features which are studied under the branch that is morphology. Okay, so this is what an elaborate description about the term मॉर्फोलॉजी। अब थोड़ा सा ध्यान से हेडिंग को पढ़ो। हमको इस चैप्टर में कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है डिटेल में? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर है। इसको फिर से एक बार पढ़ लो। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस or external features of an organism like form, shape, size, number, color, organization, variations, etc. Okay, and we need to discuss about whose morphology in this particular chapter. So we need to discuss the morphological features of flowering plants. Okay, plants. So if I ask you a simple question here, or if we address a simple question here in this discussion, कि whether all plants, okay, whether all plants are flowering plants, answer is no. All plants are not flowering plants. If I tell you, थोड़ा सा हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? If I tell you there are how many types of plants technically according to classification, okay, there are 5 types of plants. See, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. You may recall something that you had in your 9th standard as far as I know, okay, कि there are how many types of plants? There are 5 types of plants. Even if you don't know, now you know this, कि plants के 5 प्रकार है: algae, bryophytes, pteridophytes, P silent, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, जिनमें से इन 4 प्लांट्स में there are no flowers. See this, क्या बोला हमने कि प्लांट्स के 4 प्रकार है, सॉरी 5: अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिनमें से 4 प्रकार के प्लांट्स में, मतलब अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते। तो बचे कौन? बचा सिर्फ ये, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। गेटिंग द थिंग? And angiosperms are the only category of plants, mind my words, angiosperms is the only category of plants that contains or that produces something called flower. Okay, so that's why, this is the reason why angiosperms are alternately called
flowering plants, or plants those produce flowers. Now you see at the heading again, morphology of flowering plants. So we need to describe basically what in this chapter, all about external features of different angiospermic plants or different flowering plants. Is it okay? Now the two things that should be clear in your mind. What is morphology? It is a study of external features like size, shape, organization, variations, color, etc. about some organism. As far as this chapter is concerned, जहाँ तक इस चैप्टर का सवाल है, वो ऑर्गेनिज्म कौन है? फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब अल्टरनेटली कौन? एंजियोस्पर्म्स. क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि प्लांट्स के 5 प्रकार है, जिनमें से 4 प्रकारों में मतलब इनमें फ्लावर्स नाम की चीज होती ही नहीं. देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं, और इन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक. Okay, there will be many things that we will describe, but those things will only be understandable only if you know the basics. And basics says what? Morphology is a study of external appearance, and we need to describe morphological appearance in detail about flowering plants, that is angiosperms, that you need to get first. Is it okay? Now, What is the need of studying morphology? हमें morphology क्यों पढ़नी चाहिए, या morphology का as a science evolution क्यों हुआ? Why this particular field of science called morphology evolved, or what is the say need or benefits of studying morphology? See the heading, subheading actually. What we are describing next is need of studying morphology. अब इस चैप्टर की जहाँ तक बात है, हम morphology किसकी एड्रेस कर रहे हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स की. लेकिन मॉर्फोलॉजी एक ब्रॉड साइंस है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी किया जाता है. तो सवाल ये उठता है कि वाई, what is the benefit or purpose of studying the external features of any organism, not just flowering plants? So see this. First things first, first benefit or need, you say, morphological studies and knowledge helps in recognizing and identifying particular plant or organism. Is it okay? क्या लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट नीड बोलो या सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट बोलो, क्या है? मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज या नॉलेज, किसी पर्टिकुलर प्लांट या ऑर्गेनिज्म की इन मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना किस बात को आसान बनाता है? रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और प्लांट. एक सिंपल सा एग्जांपल, तुम अगर किसी रोज के प्लांट को देखोगे तो तुम ये कैसे रिकॉग्नाइज करते हो कि वो रोज का प्लांट है? जाहिर सी बात है, तुमको पता है कि रोज का प्लांट कैसा दिखता है. तुम अगर किसी आम के झाड़ को देखोगे तो तुम कैसे रिकॉग्नाइज करते हो कि ये आम का झाड़ है? क्योंकि तुमको पता है कि आम के झाड़ के लीव्स कैसे दिखते हैं, उसका स्टेम या ओवरऑल अपीयरेंस कैसा होता है. दैट्स द पॉइंट. व्हेन यू नो द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, you can recognize and identify the particular organism. तुम हाथी को घोड़ा
और घोड़े को गधा क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुमको पता है हाथी कैसा दिखता है, घोड़ा कैसा दिखता है, गधा कैसा दिखता है और कुत्ता कैसा दिखता है। दैट्स द पॉइंट वी नीड टू डिस्कस हियर कि knowledge about external appearance or morphological features of an organism gives us the benefit of recognizing or identifying that particular organism. That's the first need or benefit. Why should you know something about morphological features of an organism? Right? अगर मैंने तुमको जंगल में कोई ऐसी स्पीशीज ढूंढने को भेजा प्लांट की जिसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं है, तो विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्लांट? डायरेक्ट आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इट्स अपीयरेंस. दैट्स द पॉइंट, राइट? नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल or commercial value of a product depends upon morphological features. क्या लिखा है? एग्रीकल्चरल और कमर्शियल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. तुम जब मार्केट में जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं खरीदने के लिए, ठीक है ना, तो तुम कौन सा गेहूं खरीदना पसंद करोगे? जो अच्छा दिखता हो, जिसका दाना मोटा हो, या जो फ्रेश दिखता हो, या ऐसा गेहूं खरीदोगे जो लाल दिख रहा है, सूखा हुआ दाना है और जो अच्छा दिख भी नहीं रहा? जाहिर सी बात है तुम पहली कैटेगरी का गेहूं खरीदोगे. तुम अगर आम खरीदने जाओगे तो कौन सा आम खरीदोगे? जो अच्छा येलोइश दिख रहा है, ऐसा जो मीठा दिख रहा हो, मीठा स्मेल कर रहा हो, ऐसा कि जो दाग वाला दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा? जाहिर सी बात है पहली कैटेगरी का. तो होता क्या है, किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कमर्शियल वैल्यू जो है, कमर्शियल वैल्यू मतलब पैसा दिलाने वाली वैल्यू, वो उस प्रोडक्ट के अपीयरेंस पे डिपेंड करती है. कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो उस प्रोडक्ट के अपीयरेंस पे डिपेंड करती है, जाहिर सी बात है. तो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग एंड स्टडिंग और हैविंग द नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. देन थर्ड, ओके, variations amongst species, or in this case plants, can be studied only if there is a knowledge about मॉर्फोलॉजी. मैं ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ जो तुम्हारी समझ में आए जानबूझकर, ठीक है ना. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलें. ठीक, जैसे आम है, आम को मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं बॉटनिकल नेम के हिसाब से. मैंजीफेरा इंडिका ये आम का बायोलॉजिकल नाम है. दुनिया में कहीं भी जाओगे तो आम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका. अब अगर महाराष्ट्र में रहेंगे तो वो आंबा है, हिंदी साइड में जाएंगे तो इट्स आम, इंग्लिश में बोलेंगे तो इट्स मैंगो, राइट. साउथ में जाएंगे तो मे बी समथिंग लाइक मामिडकाया और समथिंग दैट आई नो. तो होता क्या है, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, बराबर ना. लेकिन दुनिया में कहीं पे भी जाओ, बॉटनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम आम का एक ही है, मैंजीफेरा इंडिका. ठीक, अब मुझे बताओ क्या आम एक ही टाइप का होता है? जाहिर सी बात है नहीं. तुम अगर अभी भी मार्केट में जाओ तो तुमको कम से कम 5 वेराइटीज़ के आम तो मिलेंगे. दशहरी मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा, बैंगनपल्ली मिलेगा, नीलम मिलेगा, और पता नहीं कौन कौन सा मिलेगा. तो आम है ना. फिर
ये इनको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये आमों की वैरायटीज है। बैंगनपल्ली अलग दिखता है, दशहरी अलग दिखता है, लंगड़ा अलग दिखता है, नीलम अलग दिखता है, कलमी अलग दिखता है। तो दैट्स द थिंग, वेरिएशंस अमॉन्ग्स्ट स्पीशीज और प्लांट्स कैन बी स्टडीड ओनली इफ देयर इज अ नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी। जाहिर सी बात है, मैं अगर तुमको बोलूँ कि मार्केट में जाओ, ये लो पैसे, मार्केट में जाओ और 1 किलो बोट गेहूं खरीद के लाओ। रोटी बनाने के लिए गेहूं सबको चाहिए, तो बोट या सीहोर वाला शरबती गेहूं खरीद के लाओ। अब तुम कैसे खरीद के लाओगे? दुकानदार तो तुमको कुछ भी बेचेगा। तुम सही वाला गेहूं कब खरीद के लाओगे? जब तुमको पता होगा कि बाकी वैरायटीज ऑफ गेहूं में और जो हमको चाहिए बोट वाला, उस गेहूं में कौन सा फर्क है, एक्सटर्नली कैसे पहचाने। दैट्स द पॉइंट कि वेरिएशंस अमॉन्ग्स्ट स्पीशीज और प्लांट्स कैन बी स्टडीड ओनली इफ देयर इज अ नॉलेज अबाउट मॉर्फोलॉजी। दैट्स द नीड ऑफ स्टडिंग मॉर्फोलॉजी। हेडिंग को कभी नहीं छोड़ना। हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? नीड और बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग मॉर्फोलॉजी। अभी तक 3 देख चुके। आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। दूसरा, कमर्शियल वैल्यू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की वजह से होती है। उसके बाद वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए हमको मॉर्फोलॉजी का नॉलेज चाहिए। और इफेक्ट ऑफ ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स etc. is first seen in morphological features. That's why it is important to study morphology. देखो, किसी सॉइल में कोई फ्रूट के झाड़ ग्रो हो रहे हैं, आम का बगीचा है, ऑरेंज का बगीचा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऑरेंज का साइज बड़ा आना चाहिए तो उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा रहेगी, जाहिर सी बात है। या ऑरेंज मीठा होना चाहिए या आम मीठा होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसा आम या ऐसा ऑरेंज प्रोड्यूस होने के लिए किसान क्या करेगा? उस सॉइल में ग्रोथ केमिकल्स ऐड करेगा। फर्टिलाइजर्स मतलब ग्रोथ केमिकल्स, जिसको हम नॉर्मल भाषा में फर्टिलाइजर्स कहते हैं, वो ऐड करेगा। अब कोई फर्टिलाइजर या कोई ग्रोथ केमिकल सॉइल में ऐड करने के बाद उसका डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा इफेक्ट आ रहा है या नहीं, ये सबसे पहले किस में दिखेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर्स में थोड़ी ना दिखेगा, वो हमेशा दिखेगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में, मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, राइट। या कोई जहरीला केमिकल मतलब टॉक्सिक केमिकल अगर सॉइल में या एयर से प्लांट में चला जाए तो उसका भी इफेक्ट सबसे पहले किस में दिखेगा? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या एक्सटर्नल अपीयरेंस में दिखेगा, इंटरनली नहीं। दैट्स अनदर नीड टू नो और हैविंग द नॉलेज अबाउट मॉर्फोलॉजी। क्योंकि तुमको नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है यही नहीं पता, तो चेंज होने वाली मॉर्फोलॉजी कैसे पता कर पाओगे, राइट। तुम किसी आदमी को बोलते हो ना कि किसी इंसान को अगर तुम बहुत दिनों बाद मिलो तो बोलते हो ना कि अरे काला हो गया तू पहले से, या तू मोटा हो गया पहले से। क्यों बोलते हो? क्योंकि तुमको पता है कि वो पहले पतला था या पहले गोरा था, तो तब तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि वो पहले के मुकाबले काला हो गया, पहले के मुकाबले मोटा या पतला हो गया। तुमको पहले कैसा था यही नहीं पता, तो तुम अभी डायरेक्टली कैसे बोलोगे कि यू आर लुकिंग फैट और यू आर लुकिंग डार्क? दैट्स द पॉइंट। You should know the morphology so that you can experience the change. Okay, that may be due to some growth chemicals or some toxic chemicals that are added to soil or air. Finally, many methods of classification of plants are based upon morphology.
क्लासिफिकेशन इज अ सेपरेट ब्रांच, वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट दैट राइट नाउ। बस कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया भर के प्लांट्स है दुनिया में जिनकी संख्या लाखों में है, तो उनको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है, क्लासीफाई अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने 5 ग्रुप्स देखे, अलगी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें भी और बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। उस पूरी चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के पीछे कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई बेस होता है। तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऐसी है जिनका आधार कौन है, मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल अपीयरेंस, getting the thing, and therefore you need to have knowledge about morphology if you want to use those systems of classification which are based upon morphological characteristics। तो morphology इस टर्म को हमने समझा, किसकी morphology हमको इस चैप्टर में पढ़नी है ये चीज़ हमने समझी, और फाइनली हमने समझा ये मतलब need to study the morphology or benefits of studying the morphology 1 2 3 4 5 in an elaborated manner. So I think it is okay for first class, okay। तो इसके बाद हम चालू करेंगे कोर टॉपिक, मतलब हेडिंग के हिसाब से, दैट इज morphology of flowering plants in details when we meet in next class, okay। So you just have a proper look at all 5 points before we end the class, okay, and be ready for the next class where we'll deal with what, morphological features of flowering plants specifically. Thank you.